हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क जैन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है त्रिभुज की सभी परमें, अर्थात मतलब जो त्रिभुज वाली जो आपका चैप्टर है इसमें जितनी भी परमें हैं त्रिभुज से संबंधित, आज हम इस वीडियो में सारी परमें जो है कवर करने वाले हैं। और ये जो परमें होती हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए आप इसको जो है अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो परमें नंबर जो है 6.1 जो है 6.1, इसको हम बीपीटी परमें भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है ये आपका थेल्स परमें भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको समानुपातिक जो परमें होती हैं वो भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या कहा है कि इस परमें में यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए, ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। पहले इसको समझ लीजिए आप कि पहले ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज की अगर हम बात करें तो जैसे ये त्रिभुज है, सपोज करिए ए बी सी, ठीक है, तो जैसे ये त्रिभुज है आपका और उसने कहा कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा, ठीक है, एक भुजा जैसे ये बीसी हो गई, ठीक है, अब इसके समांतर जो है अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली। अब इसके समांतर कोई रेखा हमने जैसे ये ले लिया आपकी ये, ठीक है, तो ए बी सी हो गया था, अब ये डी ई, ठीक है, इसके समांतर रेखा हमने डी ई ले ली, ठीक है, जो कि क्या है, अब ये देखिए इसको अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए ए बी को डी पे प्रतिच्छेद कर रही है और ए सी को ई पे प्रतिच्छेद कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई जो इसने मैं बोला। ठीक है, तो एक रेखा खींची जाए, खींच दी, ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं जो हैं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि अन्य दो भुजाएं मतलब ये जो दो भुजाएं हैं आपकी ए बी और ए सी, ये समान अनुपात में जो है विभाजित हो जाती है। अर्थात ए डी बटा डी बी जो होगा, इसको खींचने से ए डी और डी बी जो बना, ठीक है, ये क्या बना, ए डी बटा डी बी जो होगा वो बराबर होगा ए ई बटा ई सी के। तो आपको ये तो समझ में आ गई होगी कि समान ये जो परमें 6.1 जो है कहती क्या है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसमें लिखिए कि इसमें दिया क्या है। तो इसमें दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, जिसमें भुजा जो बी सी है, बी सी के समांतर जो रेखा है आपकी वो डी ई ले ली हमने, ठीक है, और ये जो डी ई है वो आपको क्या करेगी, ये ए बी तथा ए सी को, डी ई है जो ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी को तो क्रमशः मतलब क्रमशः का मतलब ए बी के लिए तो डी पे, ठीक है, क्रमशः डी बिंदु डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है अर्थात, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अभी हमने सिर्फ परमें समझी है कि परमें में दिया क्या और सिद्ध क्या करना है आपको। ठीक है, अब ये तो दिया है तो पता लग गया कि एक त्रिभुज एबीसी हो गया, ठीक है, बीसी के समांतर डीई, और जो डीई है वो इसमें ये जो डीई है वो ए बी और ए सी को डी और ई पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और सिद्ध करना है कि ये इनका अनुपात जो है समान होगा कि ए डी बटा डी बी जो होगा, सिद्ध करना है कि ए डी बटा जो डी बी होगा आपका वो बराबर होगा किसके, ए ई बटा ई सी के। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसको सिद्ध करने के लिए, कैसे करते हैं ये देखिए अब आप। हल, तो सबसे पहले हम जो है इसमें इसको मिला देते हैं आपस में, B को E से और जो है D को C से। ठीक है, तो बिंदु लिख दीजिए आप इसको भी कि बिंदु B को E से तथा बिंदु C को D से मिलाया। ठीक है, मिलाया। ठीक है, अब आप ये देखिए अब हमें आगे कैसे करना है, ये याद कैसे रखें, मतलब किस तरह से करना है अब आगे ये देखिए, इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमारा इसमें सिद्ध करने में क्या आया, ए डी बटा डी बी आया। ए डी कहाँ लिखा हुआ है, ए डी इस वाले त्रिभुज में लिखा हुआ है, ए डी ई में, यहाँ पर ए डी है, और डी बी कहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें डी बी में। ठीक है, इस वाले में, और ये यहाँ से कौन सा त्रिभुज बन रहा है डी बी से, ये डी बी ई या बी डी ई, ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल जब निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, उनको एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो क्या आएगा, एक तरफ एडी आ जाएगा, एक तरफ डीबी आ जाएगा आपका। तो एक तरीका ये याद रखने के लिए आपको पता लग गया कि हमें आगे स्टेप क्या करना है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जब हम ये बी डी ई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो आधार तो आपका ये हो गया बी डी, लेकिन जो ऊंचाई होगी, ये कौन सा त्रिभुज है, ये अधिक कोण है। तो अधिक कोण में जो ऊंचाई बनती है वो क्या बनती है, बाहर की तरफ बनती है त्रिभुज से। तो यहाँ पर क्या होगा, हम एक लंब डाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 90 डिग्री का लंब हो गया ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, डी तक आ गया था, तो ये क्या होगा आपका, इसको आप एन दे दीजिए नाम। और एक लंब इसी तरीके से ये वाला जो कोण होगा आपका, ठीक है, ये वाला जो कोण होगा आपका, ये भी अधिक कोण। तो इसी तरह से इस वाले त्रिभुज के लिए भी लेंगे हम, कौन से वाले त्रिभुज के लिए, ये सी डी ई के लिए, या डी ई सी जो भी आप कहो, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या होगा, एक लंब डालना पड़ेगा, इसका भी भारी बनेगा, तो इसके लिए भी हमने एक लंब और डाल लिया है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए और कि बिंदु डी से, ठीक है ना, डी से, या फिर आप कह सकते हो डी ई डी एम, ठीक है, डी एम लंब है किस पे, ए सी पर, और ये ई एन है, तो ई एन जो है लंब है किस पर, ए बी पर, ठीक है। तो आप इतना लिख लीजिए, इसमें क्लियर हो गए, ये लंब क्यों खींचे पता लग गए होंगे अब आपको। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया। तो क्षेत्रफल को हम किस तरह से लिखेंगे, पहले लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, किसका निकालेंगे, ए डी ई का निकाल लेते हैं, ए डी ई। अब यहाँ ए डी ई के क्षेत्रफल के लिए आप ये देखिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो अगर आधार आप ये ले रहे हो जो है यहाँ से 1/2 गुना आधार क्या है, ए डी हो गया, गुना ऊंचाई क्या है, यहाँ पर ऊंचाई ये है आपकी ई एन, इंटू में ई एन, इसको समीकरण 1 कह देते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज जो ए डी ई है, इसका क्षेत्रफल एक तरह से और निकल सकता है। आप ये देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ पे ए आर इसलिए कहा है, ठीक है, एरिया क्षेत्रफल है ये, ठीक है। त्रिभुज ए डी ई, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, 1/2 गुना आधार। अब आधार एक बार ये ले लिया, ए ई, ठीक है, ए ई गुना जो ऊंचाई होगी वो ये ले सकते हैं हम, डी एम, ये ले ली हमने। तो ये समीकरण क्या होगी आपकी, 2 होगी, बस 2 हो गई। ये तो इसका तो एरिया निकाल लिया, अब इसका और निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो ये लाना है। तो इसका और निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ किसका, त्रिभुज बी डी ई का, ठीक है, बी डी ई का। अब बी डी ई का एरिया क्या होगा, 1/2 गुना आधार कितना, डी बी, ठीक है, गुना ऊंचाई क्या, आपको पता अधिक कोण, इसमें बाहर वाली ऊंचाई लगेगी, तो ये लगेगी आपका, ये अधिक कोण है त्रिभुज, और जो है यहां से ये ऊंचाई लगेगी इसकी, क्या है, ई एन, कर दिया। अब उसके बाद तीसरे समीकरण 3 बना दी इसको हमने। फिर आपने देखा इतना क्लियर हो गया। अब बस कौन सा बचा, एरिया, इसका लेंगे। तो एरिया किसका लेंगे, त्रिभुज सी डी ई का, सी डी ई का क्या होगा, 1/2 गुना आधार। अब ये आधार क्या होगा, यहाँ पे आधार ये हो गया सी ई, ठीक है, या ई सी, गुना ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई ये वाली लगेगी आपकी, कौन सी, ये त्रिभुज है, देखो ये त्रिभुज है, तो ऊंचाई कौन सी लगेगी, ये वाली। ये अधिक कौन त्रिभुज है, ये वाला सी डी ई, तो ऊंचाई कौन सी, ये वाली जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है डी एम, ठीक है, डी एम लगेगी। समीकरण 4। अब आपको क्या करना है, भाग करेंगे, ए डी बटा डी बी लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, आप ये वाली समीकरण देखिए, समीकरण 1 को, अगर हम समीकरण 1 को, क्योंकि ये ए डी ई है और उस क्षेत्रफल को बी डी ई वाले से भाग कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ई एन है, ई एन, ये ई एन से तो ई एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए डी बटा डी बी आ जाएगा आपका। क्लियर है इतनी बात। ये इस तरीके से सिद्ध करते हैं, ऐसे पता लगता है आगे कौन सा स्टेप हमें करना है। इन सबको देखकर ही पता लगता है कि जैसे सिद्ध क्या करना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 ये है, और उसको भाग कर दी हमने किससे, समीकरण 3 से। तो ये हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई जो है, भाग हो गया किससे, एरिया ऑफ त्रिभुज किससे, बी डी ई से, बराबर क्या होगा। अब 1/2 गुना पहली वाली समीकरण में ए डी गुना ई एन है, ए डी गुना ई एन, बटे में क्या होगा, 1/2 गुना तीसरी वाली में, क्योंकि बी डी ई वाली है, ई एन इसमें भी है, डी बी गुना ई एन, डी बी गुना ई एन,
तो यहाँ EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बचा सिर्फ आपका AD बटा DB। क्लियर है इतनी बात? चलो इतना तो हो गया आपका, ये वाला आ गया आपका। इसी तरीके से ये वाला लाना होगा तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो हम ये भी कर देते हैं, समीकरण 2 भाग समीकरण 4। ठीक है, तो समीकरण 2 को जब हम समीकरण 4 से भाग करते हैं तो क्या आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। अब क्या होंगे, बराबर करो, 1/2 गुना आधार क्या है इसमें, AE गुना DM ऊंचाई, AE इंटू में ये DM आ जाएगा, बटे में क्या आएगा CDE 1/2 गुना EC गुना DM। ठीक है, DM से DM कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और आ गया क्या, AE बटा क्या आ गया EC। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, अब हमें तो क्या करना है, हमें तो इन्हें बराबर लाना है, AD बटा DB को AE बटा EC के बराबर लाना है। लेकिन ये किसके बराबर है, ये तो एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BD, यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CD, अर्थात ये तो अलग अलग बराबर है, तो इनको बराबर तो नहीं लिख सकते। तो अब कैसे लिखेंगे बराबर, ये देखिए आप इसको समीकरण नंबर 5 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 6 मान लीजिए। आइए देखते हैं आगे। अब आप देखिए ये दो समीकरण तो बन गई, 5वीं 6वीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये जो त्रिभुज BDE है, ठीक है, और तथा त्रिभुज जो CDE है वो कौन से आधार से बन रहे हैं, एक ही आधार है DE। ठीक है, एक ही आधार पर बने हुए हैं त्रिभुज है, और साथ ही क्या है, समांतर रेखाओं BC और DE के बीच जो है बने हुए हैं दो त्रिभुज हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं इनके क्या होंगे, क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, पर में है आपकी ये। ठीक है, तो आप लिख दीजिए चूंकि ये एक ही आधार क्या है DE व दो समांतर रेखाओं कौन सी, DE और BC, DE व BC के बीच बने दो त्रिभुज, ये BDE व ये त्रिभुज CDE हैं। क्लियर है इतनी बात? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज किसके, CDE की। ठीक है, अब आप ये देखें यहाँ पे से अगर हमें एरिया ऑफ त्रिभुज BDE निकालना हो समीकरण 5 से, या तो आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और तीनों से मिलाकर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन हम आपको समझाना चाहते हैं, तो उसमें देखिए आप कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE अगर हम निकालना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो DB यहाँ चला जाएगा, ठीक है, इधर वाली साइड, और AD यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये BDE इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये BDE को क्या लिख सकते हो आप, DB गुना एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे AD, ठीक है ना, बटे में AD बराबर। इसी तरीके से एरिया ऑफ त्रिभुज CDE क्या होगा, ये EC इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप जानते हो, EC इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये AE इधर आ जाएगा नीचे जो है, ठीक है, भाग में, और गुना क्या होगा, यही एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, क्योंकि ये जो है एरिया ऑफ त्रिभुज CDE इधर चला जाएगा इक्वल टू से। ठीक है, जब हम गुना करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा ये इसके बराबर आ गया। अब इससे तो इसको काट दीजिए, ठीक है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज AD से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, DB बटा AD बराबर आ गया EC बटे AE के। लेकिन हमें सिर्फ तो उल्टा करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं इस समीकरण का व्युत्क्रम करने पर, तो लिख सकते हैं इसको व्युत्क्रम करने पर, क्योंकि दोनों पक्षों का कर रहे हैं, LHS और RHS दोनों का, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। और यही हमें सिद्ध करना था कि अगर आपकी ये त्रिभुज की कोई रेखा जो है उसके समांतर एक अन्य रेखा है, तो जो दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे D और E पर, तो वे क्या होते हैं, समान अनुपात में जो है दोनों भुजाओं को विभाजित करती है। समान अनुपात का मतलब AD बटा DB बराबर क्या होगा, AE बटा EC के। तो यही आ गया आपका इति सिद्धम। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। कोई प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप नेक्स्ट पर में प्रूव करते हैं। ठीक है।
प्रमेय नंबर 6.2 जो है 6.2 कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, अब क्या यार हमें जो है, जैसे ये त्रिभुज है आपका, कोई त्रिभुज है ये ए बी सी, तो उसने ये कहा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, कोई भी रेखा हो। ठीक है, तो जैसे ये जो है यहाँ पर डी ई है, सी डी तक ले लिया था हमने, सी ये डी ये ई है। ठीक है, तो हमने ये रेखा मान ली कि ये रेखा जो है त्रिभुज को मतलब इसने दिया है यहाँ पर कि ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, और जिसमें जो रेखा डी ई है, जिसमें रेखा डी ई जो है वो क्या करती है, इसको ए बी और सी बी ए सी को, ठीक है ना, ए बी व ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। ए बी व ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपको क्या है इसमें दिया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दे रखा है, दिया है। अच्छा, तो अब आपको क्या सिद्ध क्या करना है, तो वह तीसरी भुजा के भी समांतर होती है। हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये जो DE है ये समांतर है किसके, BC के। तो आपको समझ में आ गई होगी, प्रमेय तो समझ में आ गई होगी ना, कि प्रमेय में यही कहा कि त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है रेखा DE। ये बात हमें दी है, तो इसका मतलब जब ये दिया है तो इसका मतलब क्या, AD बटा DB, AD बटा, इस लाइन का मतलब क्या, AD बटा DB बराबर होगा किसके, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के, AE बटे EC के। ये दिया है, ये सिद्ध करना है DE समांतर BC। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं हल। तो अब हमें सिद्ध करना था ये DE समांतर है BC के, मतलब ये जो DE है समांतर होनी चाहिए BC के। हम इसका उल्टा लेकर चलते हैं कि मान लेते हैं कि समांतर है नहीं। ठीक है, माना DE जो है BC के समांतर नहीं है, नहीं है ये BC। ठीक है, तो अब जो है ये BC जो होगी, यहाँ BC कर लीजिए, BC जो है DE के समांतर नहीं है, BC। ठीक है, अब ये BC DE के समांतर नहीं है, तो अब ये BC किसी के तो समांतर होगी। तो हमने मान लिया कि ये जो है यहाँ पे से आप एक रेखा ऐसी ले लीजिए, F ले लीजिए, यहाँ पे DEF हो गया ना। ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो BC है, मान लेते हैं कि BC जो है DF के समांतर है, समांतर है DF के। ठीक है, मतलब जो है पहले सिद्ध जो करना है वो तो ये करना है कि DE समांतर BC। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है हम उसका उल्टा लेके चलते हैं कि ये इसके समांतर नहीं है। हमने कहा कि BC DE के समांतर नहीं है, तो हमने कह दिया फिर बाद में किसी के तो समांतर होगी, तो हमने कहा BC जो है समांतर है DF के। ठीक है, अब जब हमने BC को DF के समांतर बताया तो आपको जो है प्रमेय 6.1 याद आ गई होगी। ठीक है, तो प्रमेय 6.1 में क्या कहा था कि ये अगर इसके समांतर है तो आपका क्या होगा, ये AD बटा त्रिभुज ABC में ही, त्रिभुज ABC में, इसलिए क्या होगा, ये AD बटा जो DB होगा वो बराबर किसके होगा, AF बटा FC के। भाई जब ये भुजा इसके समांतर है, ले ली ना हमने इसके समांतर, तो ये AD क्या होगी, AD बटा जो DB होगा वो बराबर क्या होगा, AF, ठीक है ना, बटा FC के। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आप प्रमेय 6.1 से, BPT जो आपकी सेल्स प्रमेय है उससे। ठीक है, ये होगी बात। अच्छा, लेकिन हमें क्या दिया है, परंतु हमें दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया था, AD बटा DB किसके बराबर था, AD बटा DB जो है वो बराबर था किसके, AE बटा EC के। ये हमें दिया था, ये तो पहले दे रखा है, हमने लिख लिया था पहले। ठीक है, तो अब आपने इन समीकरण, ये 1 थी, ये समीकरण हो गई 2, तो समीकरण 1 व 2 से, तो आप समीकरण 1 व 2 से क्या देख रहे हो कि ये AD बटा DB बराबर इसके भी है, AD बटा DB बराबर इसके भी है, इसका मतलब ये बराबर इसके हो जाएगा। क्लियर, नॉर्मल सी बात है कि AF बटा FC किसके बराबर हो जाएगा, आपका AE बटा EC के। क्लियर है इतनी बात। अब ये देखो हुआ क्या है, AF बटा FC का मतलब क्या हो, AF ये और FC ये, ठीक है, और बराबर किसके है, AE ये और EC ये। इसका मतलब क्या हुआ, ये AF
ठीक है, समान अनुपात मतलब ये ए एफ और ये ए ई जो है। अब आप ये देखिए ये क्या है, बड़ा है, ए ई जो है आपका ये बड़ा हैगा आपका, ये इतना है, ठीक है, और ए एफ कितना है, इतना है। तो क्या इनका समान अनुपात हो सकता है? नहीं हो सकता। अब तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, चूंकि यहाँ जो है आपका क्या है, चूंकि यहाँ पे विरोधाभास हुआ है, विरोधाभास हुआ है भाई, जो हमारी बात है जो हम लेकर चले हैं उसमें विरोधाभास हुआ है, क्यों इसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसलिए हमारी हम कह सकते हैं जो हमने जो कल्पना करी थी वो गलत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। और इसीलिए आप कह सकते हो कि ये जो BC जो है DE के, जैसे हम कल्पना क्या करके चले थे, ये हमारी कल्पना थी, कल्पना, ठीक है। ये क्या थी, BC समांतर DC के नहीं है, मतलब BC DE के समांतर नहीं है। तो इसलिए अब हम क्या कह सकते हैं कि BC जो है वो समांतर है किसके, DE के, या आप कह सकते हो DE जो है समांतर है BC के। यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सरल थी बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। बस जो दिया कंडीशन हमें दी कि हमें उसने सिद्ध करने के लिए कहा था DE समांतर BC, हम उसका उल्टा लेकर चले, और हमारी जो उल्टा लेकर चलने पे जो हमारी आखिरी में जो पॉइंट आया वो हमारा गलत निकला, ठीक है, क्योंकि हमारा समानुपात हो ही नहीं सकता, ये आप मेजर करके देख सकते हो, ठीक है, नाप कर देख सकते हो। इसलिए विरोधाभास हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं हमारी कल्पना गलत है, और इसलिए DE जो है समांतर है BC के। आइए नेक्स्ट पर में करते हैं परिमेय 6.3। इसमें क्या कहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, और इसलिए ये त्रिभुज जो है समरूप होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज देख लीजिए कि हमने देखा ये एक त्रिभुज है आपका, ये, ठीक है, और एक त्रिभुज आपका ये है, ठीक है। इसका नाम हमने दिया ABC, इसका दिया DE और F, ठीक है। इस तरह से आपको जो है दो त्रिभुज हैं। अब उसमें उसने दिया क्या है कि संगत कोण जो है बराबर हो। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया है, ठीक है, दिया है संगत कोण बराबर, मतलब कोण A जो है कोण D के बराबर होगा, कोण B कोण E के बराबर, और कोण C किसके बराबर, कोण F के बराबर, ठीक है। कोण A बराबर कोण D हो जाएगा, कोण B बराबर कोण E के हो जाएगा, और कोण C बराबर आपका हो जाएगा कोण F के। क्लियर है। उसके बाद कहा तो उनकी संगत भुजाएं जो हैं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना है ये AB बटा जो DE होगा, AB बटा DE बराबर किसके, AC बटा DF के, AC बटे DF के, और बराबर BC बटा EF के, BC बटा EF के, क्योंकि संगत भुजा यही थी, AB की संगत भुजा जो है इसमें DE और उसका समानुपात में बोला था, तो AB बटा DE, ठीक है, AC DF के और BC EF के। क्लियर है, इतनी बात आपको यहाँ तक हो गई होगी क्लियर। उसके बाद अब हमें ये जो करना है सिद्ध, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रचना कर लेते हैं इसमें। तो रचना में जैसे कि हर एक परिमेय में हम रचना करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि DE जो है ये भुजा, इस पर और DF पर दो बिंदु ले लेते हैं। इस पर एक जैसे इसी के हिसाब से है ये कि यहाँ पर हम P ले लेते हैं जैसे, ठीक है, और यहाँ पर हम जो है Q ले लेते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि DE व DF पर P पर क्रमशः P व Q जो है इस प्रकार है, हमने इस प्रकार ले लिए उनको कि जो DP होगा आपका वो किसके बराबर होगा, AB के, DP बराबर AB, और ये जो DQ होगा वो AC के बराबर है। ये थोड़ा सा डायग्राम जो है ये वाला बड़ा बन जाता, तो जिससे बिल्कुल आपको एक्यूरेट दिखाई भी देता जो है, ठीक है। तो यहाँ पे DQ बराबर क्या होगा, AC, ये हमने रचना करके लिया है, ठीक है। और उसके बाद हम कहेंगे P, अब ये तो ले लिया, अब P और Q को हम आपस में मिला देते हैं, P व Q को परस्पर मिला देते हैं, परस्पर मिला देते हैं, ठीक है। तो हमने यहां से P और Q को भी मिला दिया। क्लियर हो गई बात इतनी यहाँ तक जो है, ठीक है ना, रचना करी हमने सिर्फ,
और ये डीपी को ए बी के बराबर, डी क्यू को ए सी के बराबर हमने लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आप आ जाइए इसमें दो त्रिभुजों में ए बी सी और ये डी पी क्यू में। अब त्रिभुज ए बी सी व डी पी क्यू में, अब आप यहां पर देखिए इन दो त्रिभुजों की बात अगर हम करें तो इसमें डीपी किसके बराबर है, ए बी के, क्योंकि अभी अभी हमने रचना की है, तो डीपी बराबर है ए बी के। क्लियर एक बात। डी क्यू बराबर किसके, ए सी के, डी क्यू बराबर है ए सी के। और आपको पहले ही पता था, दिया क्या था, कोण ए बराबर किसके हैं, ये जो कोण ए है वो किसके बराबर है, कोण डी के बराबर है, कोण ए बराबर कोण डी। इससे आप क्या कह सकते हो कि ये जो त्रिभुज है ये सर्वांग सम हो जाएगा इसके। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो कि त्रिभुज जो ए बी सी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, डी पी क्यू के। सर्वांग सम की हमने जो है बेसिक वीडियो बना रखी, मतलब इसकी जो सर्वांग समता की है हमने जो त्रिभुज की बेसिक वीडियो बनाई है उसमें पूरे सर्वांग समता समरूप जो है समरूपता उसको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर। अब आप ये देखिए यहाँ पे सर्वांग सम किस है, किस कसौटी से है, तो ये जो है आपके ये क्या थी, एस थी, साइड थी, ये भी साइड थी और ये एंगल था, मतलब साइड एंगल साइड, या फिर भुजा कोण भुजा जो है सर्वांग समता से, इसको लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ठीक है, अच्छा अब ये जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो आपको पता है इसका प्रत्येक अंग बराबर होगा। अब आप कह सकते हो कि जो कोण बी होगा वो कोण पी के बराबर होगा, कोण सी कोण क्यू के बराबर कह सकते हो। इसलिए कह सकते हो कोण बी बराबर कोण पी के और कोण सी बराबर कोण क्यू के। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे हमने इसको सर्वांग सम क्यों सिद्ध किया। इसका सिद्ध करने का एक रीजन यही था कि हमने जैसे अब ये बराबर हो गए कोण जो है, अब आप ये देख रहे होंगे हमें कोण दे रखे थे शुरुआत में और हमने यहाँ से इन दोनों त्रिभुज में कोण के साथ संबंध इस तरह से बनाया कि अभी हमारा कोण जो है बी पी के बराबर आया, लेकिन बी तो ई के बराबर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, पी ई के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से क्यू एफ के बराबर आ जाएगा। और आप जानते हैं कि दो समांतर भुजा और तिर्यक रेखा मतलब दो भुजाएं हैं ये इस तरह से और तिर्यक रेखा काट के अगर ये दोनों कोण बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भुजा क्या है आपकी समांतर है। और जब पी क्यू समांतर ई एफ के हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपका यहाँ पे से पर में जो 6.3 है 6.1 है थेल्स पर में बीपीटी जो है वो लग जाएगी यहाँ से, फिर इनका अनुपात बराबर हो जाएंगे और हमें अनुपात में ही लेकर आना है। इस कारण हमने इसको जो है सर्वांग सम सिद्ध किया। तो आपको कभी भी क्वेश्चन जो पर में करनी होती है उसमें थोड़ा सा रीजन आपको याद रखना होता है कि हम किस तरह से क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब आगे का, अब इसलिए बी एंगल मतलब जो कोण बी है वो पी के बराबर है, कोण सी क्यू के बराबर है, परंतु जो हमें दिया है कि कोण बी जो है बराबर है कोण ई के और जो कोण सी है वो कोण एफ के बराबर है। यहां से आप लिख दीजिए ब्रैकेट में यहां पर दिया है, भाई इतनी बात हमें दे रखी है। तो अब आप क्या कह सकते हो, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कोण पी होगा वो किसके बराबर होगा, कोण ई के, और कोण क्यू जो होगा वो बराबर होगा किसके, कोण एफ के, इन दोनों से। ठीक है, इसको आप कह सकते हो यहां से समीकरण बना लीजिए आप, चाहे 1 और इसको 2 और 1 व 2 से, 1 व 2 से। ठीक है, ये आ गई आपकी बात। ठीक है, अब आपने देखा कि जैसे ये आपकी दो भुजा मान लीजिए, ये भुजा है आपकी, एक रेखा ऐसे तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा ऐसे है। ठीक है, और ये जो कोण है ये बराबर हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पी क्यू है और ये आपकी ई एफ है। ये इस वाले चित्र की बात हो रही है त्रिभुज की। ठीक है, इसमें इसको यहाँ पे ऐसे बना लिया मैंने। ठीक है, तो जहां आपने देखा ये कोण इसके बराबर, मतलब संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो आप कह सकते हो यहाँ से क्या, इसलिए पी क्यू जो है वो क्या है, समांतर है ई एफ से। ठीक है, अब पी क्यू समांतर आ गई ई एफ के। और अब आप जानते हो किसी भी त्रिभुज में इस तरह से कि कोई भुजा जो है, ठीक है, ये वाली भुजा जो है और इस भुजा पर स्थित बिंदु को मिलाकर वाली जो भुजा बन रही है वो आपस में अगर समांतर होती है तो आप क्या करते हैं, वो भुजा क्या करती है, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। इसका मतलब क्या होगा, यहीं से पर में 6.1 या थेल पर, इसको थेल्स कहते हैं तो थेल्स पर में से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, थेल्स पर में से डीपी बटा पीई बराबर क्या कहोगे आप किसको, डी क्यू बटा क्यू एफ के, डी क्यू बटा क्यू एफ के। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा तो यहाँ पे ए बी और डी ई में आ रहा है। अब आप डीपी को तो ए बी लिख सकते हो आप, क्योंकि हमने जो है रचना से ले लिया था। ठीक है, और डी क्यू को ए सी भी लिख सकते हो, लेकिन अब ये पीई की जगह डीई कैसे आएगा। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि पहले तो आप इसको जो है उल्टा करके लिखिए कि व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम
करने पर, जब हम व्युत्क्रम करेंगे इसको क्या लिखेंगे, पीई बटा क्या लिखेंगे, डीपी लिखेंगे, बराबर क्यूएफ बटा डीक्यू लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें क्या कर देंगे, जब हमने इसको बटा कर दिया, अब आप इसको में +1 कर दीजिए इधर भी, और इधर भी +1 कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, अब हम अगली लाइन में क्या लिखेंगे, पीई प्लस क्या हो जाएगा, डीपी हो गया, और बटे में आ गया डीपी, और बराबर हो गया क्यूएफ प्लस डीक्यू, और बटे में आ गया आपका डीक्यू। अब आप इसमें देखिए, पीई प्लस डीपी क्या है, ये पीई है और ये डीपी है, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, डीई बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात। इसी तरीके से इसमें देखिए, क्यूएफ प्लस डीक्यू, ये क्यूएफ है प्लस डीक्यू कर दोगे, क्या बन जाएगा, डीएफ बन जाएगा। मतलब यहां तो आपका आ गया डीएफ बटे डीक्यू आ गया, बराबर, और यहां पे क्या आ गया आपका, डीई बटे डीपी। क्लियर है इतनी बात। अब आपको क्या करना है आगे, ठीक है। अब ये जो डीपी है उसको तो हम ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और जो डीई है वो तो डीई रहेगा। इसका मतलब पहले आपको फिर से व्युत्क्रम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर, ये यहां से आप देख लीजिए इस तरह से, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। आप इसको समीकरण दे सकते हैं, 1 2 तो यहां तक हो गई थी, आप इसको समीकरण 3 दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसका समीकरण 3 का यहाँ पे व्युत्क्रम करने पर, मतलब समीकरण 3 का, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए डीपी बटा डीई हो जाएगा, और वो बराबर आ जाएगा किसके, डीक्यू बटा डी एफ के, ठीक है। परंतु डीपी किसके है, बराबर है ए बी के। अगली लाइन में लिख दीजिए, ये ए बी बटा डीई हो गया, और वो बराबर हो गया डीक्यू किसके बराबर है, ए सी के, ए सी बटा डी एफ हो गया। क्लियर है इतनी बात आपको यहाँ पे, ठीक है। अब आपका क्या है, ए बी बटा डीई आ गया, ठीक है, और ए सी बटा क्या आ गया आपका, डी एफ आ गया। ये यहां तक आ गया। ये कब आया, आपने जब इस तरह से रचना करी थी। इसी प्रकार आप लिख सकते हो, इसी प्रकार क्या आ जाएगा, इसी प्रकार। अब आपको अगला करके नहीं दिखाना है, अगला आपको डायरेक्ट लिख देना है। इसी प्रकार ए बी बटा, अगर मैं डीई करता हूं, बराबर किसके आ जाएगा आपका, ये ए बी बटा डीई बी सी बटा ई एफ के आ जाएगा, बी सी बटा ई एफ के। ये 3 होगी थी, इसको 4 बोलो और इसको 5 बोलो, और अब लिख दीजिए समीकरण 4 व 5 से क्या हो जाएगा, बस ये सारे बराबर आ जाएंगे। ए बी बटा डीई बराबर, क्योंकि ए बी बटा डीई पहले किसके बराबर था, ए सी बटा डी एफ के, ए सी बटा डी एफ के, और ये ए बी बटा डी बी सी बटा ई एफ के भी बराबर था। तो ए बी बटा डीई बराबर ए सी बटा डी एफ, और बराबर क्या होगा, बी सी बटा ई एफ के। अब आप देखिए, आपको यही लाना था, आगे सिद्ध कर दिया। आगे उसने पूछा कि इसलिए त्रिभुज जो है समरूप है। अब आप जानते हैं समरूप की स्थिति में कि क्या होगा, भुजाओं का अनुपात, ये जो है ना, संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, और साथ ही संगत कोण समान होनी चाहिए। संगत कोण उसने पहले कह देते, संगत भुजाओं का अनुपात हमने समान बता दिया, तो आप कह सकते हैं इसलिए क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सी जो है आपका वो समरूप होगा। ये समरूप का साइन होता है आपका, ठीक है, और ये वाला सर्वांग सम का होता है, ठीक है। तो ये समरूप होंगे किसके, त्रिभुज ये डी ई एफ के, ठीक है ना। इसलिए त्रिभुज डी ए बी सी जो है, त्रिभुज डी ई एफ के क्या होंगे, समरूप होंगे। क्लियर हो गई पूरे वाले के, ठीक है, ये ए बी सी और ये डी ई एफ। बस यही आपकी परिमिति इति सिद्धम समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पर में करते हैं हम परिमित 6.4 है। ये है यदि दो त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये जो 6.4 है ये 6.3 की एकदम बिल्कुल उल्टी है, अपोजिट एकदम, ठीक है। उसमें आपको संगत कोण बराबर दी थी और भुजा जो ये दोनों त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को आपको समान दिखाना था। आपकी बार समान अनुपात दे दिए तो संगत कोण को बराबर करके दिखाना है। तो बस उसी तरीके से चलना है बिल्कुल आपको जो है, लेकिन बस उसके अपोजिट तरीके से चलना है, ठीक है। तरीका वही है लेकिन अपोजिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर जो है देखिए ये आपके जो है दो त्रिभुज हो गए, ये ए बी सी हो गया और ये आपका डी ई एफ हो गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, और उसमें अब आपको क्या कहा कि वही त्रिभुज की जो दोनों भुजाएं जो हैं, दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में है।
तो सबसे पहले आप इसको दिया है, लिख लीजिए यहाँ पर कि ए बी बटा डी ई बराबर होगा किसके, ए सी बटा डी एफ के, ए सी बटा डी एफ बराबर होगा किसके, बी सी बटा ई एफ के, बी सी बटा ई एफ के। ठीक है, उसका संगत कौन बराबर होते हैं सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए, जिससे क्या है आपको स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और आपको जो है क्वेश्चन करना, मतलब जो परमेय होती है उसको ये भी नहीं रहता कि अब आगे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, आपको पता लगता जाएगा क्या करना है। ठीक है, तो संगत कौन बराबर, मतलब ए बराबर डी के होगा, बी बराबर ई के होगा, सी बराबर एफ के होगा। ये लिख दीजिए, कौन ए बराबर कौन डी के, और कौन बी बराबर कौन ई के, और कौन सी बराबर जो होगा कौन एफ के। क्लियर है इतनी बात, इतना हमको सिद्ध करना था जो है। अब आइए उत्पत्ति, और इसमें सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा पर में करते हैं तो रचना कर लेते हैं, तो रचना वही करनी है जैसी पहले में करी थी। क्या करेंगे हम यहाँ पे कि डी ई व डी एफ पे पी और क्यू इस प्रकार से हैं कि डी पी बराबर क्या होगा ए बी के, और डी क्यू बराबर जो होगा आपका किसके हो जाएगा, ए सी के, ये डी क्यू है। ठीक है, और उसके बाद हम इन दोनों को मिला देते हैं, तो आप लिख दीजिए कि डी ई व डी क्यू, डी ई और डी एफ। ठीक है ना, तो डी ई व डी एफ पर पी व क्यू इस प्रकार हैं, ये क्रमशः पी व क्यू। ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए आपका डी ई के लिए पी है, डी एफ के लिए क्यू है। क्रमशः इस प्रकार हैं कि डी पी बराबर ए बी के, और डी क्यू बराबर किसके हो जाएगी, ए सी के हो जाएगी। ये भी आप में क्लियर है। बस अब आपको करना क्या है, इतना आपको क्लियर है ही। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये लेकर चलते हैं जो दिया है आपको। ठीक है, तो दिया क्या है, ए बी बटा जो डी ई है वो बराबर है आपका ए सी बटा डी एफ के। ठीक है, ए बी बटा डी ई बराबर है किसके, ए सी बटे डी एफ के। ठीक है, अब आप देखते हैं कि जो ए बी है वो तो डी पी के बराबर है। ठीक है ना, तो उसको आप क्या लिख देंगे, चूंकि ये क्या है, दिया है। ठीक है, और अब हमने क्या करा, ए बी बराबर डी पी जो है रख दिए यहाँ पे, डी पी बटा डी ई कर लिया। ठीक है, ये हमने कर लिया, बराबर ए सी को क्या कह देंगे, ए सी भी आपने डी क्यू के फॉर्म में हो जाएगी, डी क्यू बटा डी एफ हो गया। ठीक है, ये आपने लिख दिया रचना से, क्योंकि यहाँ पे रचना का भी यूज किया आपने। ठीक है, अब हमने क्या करा है, यहाँ पर ये डी पी और ये डी ई, इसमें संबंध आया है ये। ठीक है, अब अगर हम जो है इसमें जो है इसका अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि डी ई बटे डी पी कर देते हैं बराबर डी एफ बटे डी क्यू कर देते हैं, और -1 कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि डी ई, क्योंकि डी ई पूरा कंप्लीट है और उसमें से आपने डी पी घटा दिया, तो क्या रह जाएगा आपका, सिर्फ पी ई रह जाएगा। आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा, पी ई रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डी ई माइनस के डी पी बटा डी पी बराबर डी एफ माइनस के डी क्यू बटे डी क्यू। ठीक है, तो डी ई में से डी पी गया तो पी ई रह गया, और बटे डी पी हो गया, बराबर डी एफ में से, डी एफ कहाँ है, ये है, इसमें से डी क्यू गया तो क्यू एफ रह गया आपका, क्यू एफ, और बटे क्या रह गया आपका, ये डी क्यू। इतनी बात। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो पी ई डी पी आया है, तो अगर हम इसका अपोजिट कर दें तो आपका समान अनुपात आ गया इस वाले त्रिभुज में, कि डी पी जो है वो पी के बराबर हो गया, मतलब डी पी बटा डी का अनुपात जो है डी क्यू बटा क्यू एफ के बराबर आ गया। देखिए कैसे, इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर तो यहाँ पे क्या होगा, डी पी बटे पी ई हो जाएगा, बराबर क्या होगा, क्यू एफ डी क्यू बटे क्यू एफ हो जाएगा, और ये क्या है, डी पी बटा पी ई डी क्यू बटा क्यू एफ। अब आपको यहाँ पर ये याद आ रहा होगा कि जो हमारा जो थेल्स परमे का विलोम था, मतलब परमे 6.2 थी, तो परमे 6.2 या बीपीटी के विलोम से अगर आपका ये अनुपात समान होता है तो ये भुजा क्या होगी, समांतर होगी, मतलब पी क्यू जो होगी समांतर होगी किसके, पी क्यू समांतर होगी आपके ई एफ के। क्लियर है, पी क्यू समांतर हो जाएगी ई एफ के। अच्छा, और आप जानते हो यहाँ पर अगर ये पी क्यू समांतर है, ये देखिए ये समांतर है पी क्यू, अगर समांतर है ई एफ के, और ये तिर्यक रेखा काट रही है ऐसे,
तो ये जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, ये आप जानते हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि कोण P, ये संगत कोण होते हैं आपके, ये बराबर होते हैं इसमें। ठीक है, तो कोण इसलिए क्या होगा, कोण P बराबर होगा किसके, कोण E के, और कोण Q जो होगा आपका बराबर आ जाएगा किसके, कोण F के। ठीक है, कोण P कोण E के, कोण Q कोण F के। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप ये देख रहे होंगे, और ये जो कोण D है ये बीच में आ रहा है, मतलब अब हम जो देख रहे हैं वो इसमें कि त्रिभुज देखिए ये दो आप कि ये DPQ और DEF, इन दो त्रिभुज की बात देखिए कि जिसमें अब कोण P कोण E के बराबर है, संगत कोण, कोण Q कोण F के बराबर है, और साथ साथ जो कोण D है वो उभयनिष्ठ है, कोण D बराबर कोण D उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब कह सकते हो अब आप यहाँ पे ये कोण, कोण और कोण, तो कौन कौन जो समरूपता होते हैं कि इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन कौन से त्रिभुज, DPQ जो है वो समरूप है किसके, DPQ समरूप होगा DEF के, DEF के। ठीक है, और किससे हुआ, A समरूपता से, मतलब जो है समरूपता से। अब इसका क्या फायदा होगा आपको यहाँ पे, इसका फायदा ये होगा, आपको समरूप की स्थिति पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, तो उनकी भुजाओं का जो है अनुपात समान होता है। यहाँ पे अब समरूप में इसमें दो ट्राइंगल की बात हो रही है, दो त्रिभुज हैं यहाँ पर, कौन कौन सा, DPQ। तो अब जैसे ये जो DPQ वाला है, ठीक है, इसके लिए तो ये वाली भुजा मतलब DP, और बटे क्या आएगा इस, क्योंकि हम दूसरा त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, DEF। ठीक है, तो DP बटा DE हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, DP, इसलिए DP बटा DE बराबर आ गया किसके, DQ बटा DF के, और वो बराबर आ जाएगा किसके, PQ बटा EF के, PQ बटा EF के। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है ना, ये यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, आप अलग अलग भी देख सकते हो। इसको इधर देख लीजिए एक बार आप कि ये इस लाइन किस तरह से आई कि यहाँ पे जैसे एक त्रिभुज तो ये हो गया आपका, ये इसकी बात छोड़ दो, अब ये वाली बात है सिर्फ DPQ, और एक ये त्रिभुज था पूरा बड़ा, इसमें ये वाला यहाँ पे ये DEF। आपने यहाँ पे देखा कि ये जो है आपके आगे समरूप आ गए थे। तो समरूप कैसे आए थे कि ये जो P था ये E के बराबर सिद्ध करा था हमने, क्योंकि पैरेलल लाइन से ये जो समांतर रेखा है इससे बता देता, और जो ये Q था वो आपका किससे होता है, F के बराबर हो गया था, और ये D दोनों में उभयनिष्ठ हो गया था जब दोनों त्रिभुज की बात करी थी। ठीक है, तो हमने कह दिया था ये समरूप है। अब समरूप होने पर आपको पता है कि समरूप होने पर क्या होता है, भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब भुजा कौन सी, DP DE, DQ DF और PQ EF। अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये किस तरीके से बराबर हुए थे, कि ये दोनों जो हैं त्रिभुज समरूप थे, इसलिए हमने इनके भुजाओं, संगत भुजाओं के अनुपात को समान रखा है। क्लियर होगी। अब बस अब यहां से देखिए आप, जरा सा रह गया अब इसमें कि ये DP बटा DE है, DP आपको पता है किसके बराबर है, AB के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो इसको, ये भी लिख सकते हो कि AB बटा DE। ठीक है, AB बटा DE लिख देंगे बराबर, ये जो DQ है किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो AC बटा DF लिख दोगे, और वो बराबर PQ बटा EF के, PQ बटे EF के। इतना हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब आप जानते हैं चूंकि AB बटा DE तो बराबर BC बटा EF के है, AB बटा DE जो है वो बराबर है किसके, BC बटा EF के, क्योंकि ये हमको क्या है, दिया है। अब आप इन दोनों से देखिए, यहाँ पर इन दोनों से क्या देखते हैं, समीकरण इसको 1 कह दीजिए, इसको समीकरण 2 कह दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, AB बटा D जो है PQ बटा EF के बराबर था, और AB बटा D BC बटा EF के बराबर, इन दोनों को बराबर रख सकते हैं कि PQ बटा जो EF होगा वो बराबर आ जाएगा किसके, BC बटा EF के। EF से EF कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया, PQ बराबर आ गया BC के। अब ये देखिए PQ BC के बराबर है। ठीक है, PQ बराबर क्या हो गया आपके, BC के बराबर हो गया। और यहां से आप एक बात और जानते हैं कि AB DP के बराबर थी और AC DQ के बराबर थी। अब लिखिए त्रिभुज इसमें ABC व त्रिभुज DPQ में, ये देखिए कि PQ बराबर BC, अब ये भी आया, हमने सिद्ध किया ये PQ बराबर BC के।
ठीक है, यहां पे लिख दीजिए सिद्ध किया। ठीक है, अच्छा, और ए बी बराबर किसके, डीपी के है। ए बी जो है बराबर है डीपी के, ये रचना से है। ठीक है, और साथ ही एक चीज और है रचना से, डी क्यू बराबर है ए सी के, डी क्यू बराबर ए सी, ये भी रचना से है। तो इसका मतलब ये साइड, ये भी साइड और ये भी साइड। ठीक है, इससे ये क्या होंगे, ये दोनों के दोनों सर्वांग सिद्ध हो गए कि इसलिए आप कह सकते हो, इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज डी पी क्यू के। क्लियर है इतनी बात। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब इसके प्रत्येक अंग जो है एक समान होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका कि ये जो बी होगा ये पी के बराबर होगा। ठीक है, और ये जो सी होगा आपका ये क्यू के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ से। तो आप कह सकते हो इसलिए जो कोण बी होगा वो बराबर होगा किसके, कोण पी के। और जो आपका कोण सी होगा वो बराबर होगा कोण क्यू के। ठीक है, और कोण ए बराबर किसके होगा, कोण ए बराबर होगा कोण डी के। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि पी तो हमने सॉरी बी आपने पी के बराबर बता दिया, सी क्यू के बराबर बता दिया, ए डी के बराबर बता दिया। सिद्ध क्या करना था, ए तो डी के बराबर आ रहा है, क्या बी ई के बराबर आया, नहीं, बी तो ई पी के बराबर आ रहा है। अब आपने देखा कि जब हमने ये वाला लगाया था यहाँ पे समांतर वाला, और हमने यहाँ पे क्या कहा था, जब ये पी क्यू समांतर ई एफ आ गई थी, पी क्यू जो है ई एफ के समांतर थे, तो पी ई के बराबर था। ठीक है, परंतु ये जो कोण पी है वो तो ई के बराबर है, और जो कोण जो क्यू है वो एफ के बराबर है, कोण क्यू एफ के बराबर है। इसलिए आप क्या कह सकते हो, यहाँ से ये बी पी के बराबर था, पी ई के बराबर है, तो बी को ई के बराबर कह सकते हैं, कोण बी कोण ई के बराबर होगा। और इसी तरह से कोण सी क्यू कोण क्यू के बराबर था, और कोण क्यू है कोण एफ के बराबर है, तो कोण सी को कोण एफ के बराबर कर देंगे, कोण सी बराबर कोण एफ। बस हो गया आपका कि इस प्रकार से आपके क्या आ गए, सभी के सभी आ गए कि बी ई ए डी के बराबर आ गया। इसी पर इस तरह, इसलिए मतलब कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी बराबर कोण एफ के आ गया। सिंपल था बिल्कुल यहाँ तक, और जो है ये सब बराबर आ गए। इसलिए आप कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे। अब की बार कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, ए बी सी जो होंगे, और ये डी ई एफ, क्योंकि ये कोण किस किसके हैं, ए डी के बराबर, बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर। इन दोनों बड़े, इस बड़े वाला त्रिभुज ये और ये वाला त्रिभुज, तो इनके क्या होंगे, जो है आपका समरूप हो गए अब ये, क्योंकि संगत कोण बराबर थे। ठीक है, तो समरूप हो गए किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। और आप लिख सकते हो समरूप किससे हुए, कोण से हुए, तो ए समरूपता से, समरूपता की कसौटी से कुछ भी कर सकते हो, ये इति सिद्धम। तो ये भी बिल्कुल जो है हमने अपोजिट उसके उल्टा लेकर चले, बिल्कुल जैसा हमने पर में 6.3 में किया था, सेम काम किया था, बस उसका उल्टा लेकर चले हैं। ठीक है, सर्वांगसम उसमें भी इन दोनों को सिद्ध किया था, सर्वांगसम से ही कोण को लेकर जो है फिर हमने वहां पर भी सिद्ध किया था, इसी तरह से यहाँ पर किया हमने। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम। पर में 6.5 इसमें क्या कहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ठीक है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं जो है समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है इसमें यही देख लीजिए कि त्रिभुज देख लीजिए, जैसे एक त्रिभुज ये हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज आपका ये हो गया ऐसे। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये ई और ये एफ, डी ई एफ। ठीक है, तो इसने क्या कहा था कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, मतलब अगर हमने ए को डी के बराबर में ले लिया, ठीक है, ये दिया है, लिख लीजिए आप पहले, इसमें दिया है कि एक कोण दूसरे कोण के बराबर, तो कोण ए जो है वो बराबर है कोण डी के। क्लियर है, एक लाइन क्लियर हो गई। अब इसमें क्या था, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं। अब अंतर्गत कोण कर दिया, मतलब किसके अंतर्गत है कोण, अंतर्गत किसके अंदर बन रहा है कोण, इस और इस भुजा के अंतर्गत बन रहा है। ये वाला कोण इस और इस भुजा के अंतर्गत बन रहा है, ठीक है ना, इन दोनों के अंतर्गत ना अंदर, ठीक है, ये बन रहा है। वो भुजाएं समानुपाती गई। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों त्रिभुज की बात है, तो ए बी बटा डी ई जो है सिर्फ इन भुजाओं की बात होगी, इसकी 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 और इसकी, इस वाली की बात नहीं होगी सिर्फ। तो ए बी बटा डी ई बराबर दिया है किसके, ए सी बटा डी एफ के, ए सी बटे डी एफ के।
ठीक है, ये आपको और दिया है उसने, ठीक है। तो अब सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हमें क्या, दोनों त्रिभुज समरूप, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। अब आप आगे चलिए, इसमें अब उपपत्ति करते हैं रचना। तो सबसे पहले जैसे हमने हर एक उसमें रचना करी, तो रचना करते हैं इसमें भी वही रचना करनी है, सबका कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। रचना क्या करेंगे, इस पे P व Q इस प्रकार से ले लेंगे कि वे DP बराबर AB हो जाएगा और DQ बराबर किसके, AC के हो जाएगा, और P और Q को मिला देते हैं, ठीक है। ये सीधी लाइन एकदम क्लियर है कि DE व DF पर क्रमशः P व Q इस प्रकार हैं। किस प्रकार है कि आपके जो DP है वो बराबर हो जाएगा किसके, AB के, और DQ बराबर हो जाएगा आपका AC के, ठीक है। बस अब जो दिया था उसको लेकर चलना है, जैसे हम हमेशा चलते थे कि AB बटा DE जो है वो बराबर है AC बटे DF के, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये आपको दिया है, लिख लीजिए, ये आपको दिया है, ठीक है। परंतु रचना से DP क्या है, रचना से ये है कि DP AB के बराबर है और जो DQ है वो AC के बराबर है। तो AB को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे DP कह सकते हैं ना, तो DP बटा DE कर लीजिए आप, यहाँ पे DP बटा DE, और बराबर कर लीजिए इसको DQ बटे DF के, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या है, समरूप बनाने हैं। समरूप बनाने के लिए हम इन दोनों भुजाओं को जो है मतलब इसको पैरेलल सिद्ध करना चाहते हैं, PQ समांतर EF के, क्योंकि यहाँ से आपके कोण आ जाएंगे बराबर, और कोण से इधर वाले कोण से बराबर कर देंगे, जिससे आपको, क्योंकि संगत कोण ही तो बराबर करने हैं, और संगत कोण में एक तो बराबर दे दिया था पहले उसने कि A बराबर D के है, तो B E के बराबर और C F के बराबर करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इनको बराबर करना है, समांतर करना है PQ को EF के, तो हमें यहाँ पे DP बटा PE करना होगा और DQ बटा QF, क्योंकि पर में आपकी वो लग जाएगी आपकी जो PPT का विलोम है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको अब अपोजिट इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो व्युत्क्रम करने पर तो जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, DE बटा DP बन जाएगा बराबर DF बटे DQ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी आपके ये वाले बटे तो आए नहीं कि DP बटा PE बन गया हो, ठीक है। तो इसको PE बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसमें -1 कर दूं, इस समीकरण में यहाँ पे भी -1 कर दूं और यहाँ भी -1 कर दूं आपका, ठीक है। तो आप क्या करोगे, DE माइनस के DP करोगे, अपॉन में DP कर दोगे, बराबर DF माइनस के DQ करोगे और अपॉन में भी DQ कर दोगे। अब हो गया काम आपका, DE में से DP, ये DE पूरा है, ठीक है, उसमें से DP को माइनस कर दीजिए आप, तो क्या बचेगा, PE बचेगा खाली। तो PE बटे DP बच गया और बराबर आ गया इसका क्या, ये DF है, उसमें से आपको DQ माइनस करना है, तो QF बच जाएगा, QF बटे DQ। अब देखिए आ तो गया कि DP बटा PE, लेकिन क्या है, उल्टा आ रहा है, तो इसको फिर से व्युत्क्रम कर देते हैं हम कि व्युत्क्रम करने पर तो जब हम व्युत्क्रम कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, DP बटा PE आ जाएगा और वो बराबर आ जाएगा DQ बटे QF के। अब आप जो जानते हैं कि अगर आपके कोई त्रिभुज है जिसमें आपका दो भुजाओं का जो ये जो भुजा है और वो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही हो, जो ये जो PQ है ये किसको, DE और DF को क्या समान अनुपात में विभाजित कर दिया, क्योंकि DP बटा PE जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है DQ बटा QF के। तो आप क्या कह सकते हो, इसलिए आप कह सकते हो कि जो PQ होगा वो समांतर होगा किसके, EF के। ये आया BPT के विलोम से, पर में 6.2 है BPT का विलोम, उससे आया है ये, ठीक है। ये आपको पढ़ा चुकी है, आप देख सकते हो उसको भी जाकर एक बार वीडियो में, ठीक है, इसी वाली वीडियो में, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब आपको देखना है कि PQ जब EF के समांतर है, तो हमने ये बताया था कि ये दो समांतर भुजाएं हैं, ठीक है, PQ और EF, ठीक है, EF, और ये तिर्यक रेखा काट रही है इधर से और एक तिर्यक रेखा काट रही है ये वाली इधर से। तो ये जो कोण बनते हैं संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, ये जो कोण बनते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब कि इसलिए कोण P जो होगा वो बराबर होगा कोण E के और कोण Q जो होगा वो बराबर होगा कोण F के। क्लियर है इतनी बात आपको, कोण P जो होगा
कोण ई के बराबर आ गया। ये जो कोण पी होगा आपका वो कोण ई के बराबर आ गया, और जो कोण क्यू होगा वो कोण एफ के बराबर आ गया। ठीक है, लेकिन हमें तो संबंध किससे बनाना है अब आपका, ये बी का, जो ये बी है इसका आपका बनाना है इससे संबंध। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी कुछ सर्वांग सम भी सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब पी का ई से बना दिया, क्यू का एफ से बना दिया। अब आप ये देखिए इसमें ये जो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में, इन दोनों में देखिए आप कि जो डीपी ए बी के बराबर है, डीपी बराबर है ए बी के, क्यों है आपको पता, ये रचना से है। ठीक है, और साथ ही आपका डीपी ए बी के और ए सी डी क्यू जो है ए सी के बराबर है, ये रचना से लिख दीजिए, रचना से बराबर है। और साथ ही आपका क्या है, कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण ए जो है बराबर है कोण डी के। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज जो होगा ए बी सी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज डी पी क्यू के, किससे, एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ठीक है, एस ए एस की भुजा, कौन भुजा, ये भुजा थी, ये कौन था, और ये भुजा थी। ठीक है, अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो आप क्या कह सकते हो कि ये कौन जो है कुछ भी बराबर कर सकते हो। उसका मतलब जैसे संगत में कि आपने ये वाला संगत भुजा जो है ए बी डी पी के, वो तो थी ही, तो हम क्या कर सकते हैं, कोण बी को क्या कर देंगे, ये जो कोण बी होगा वो कोण पी के बराबर, ये वाला कोण बी कोण पी के बराबर, कोण सी कोण क्यू के बराबर, कोण सी बराबर कोण क्यू। अब हम पहुंच गए थे यहां तक, अब हमें नहीं दिखे यहाँ पर ये जो कोण है किसके बराबर करें, क्योंकि हमने इस कोण का इससे तो संबंध ला दिया था, लेकिन इसका इस त्रिभुज से भी तो लाना है, क्योंकि मेन तो हमें इसी त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है ना सिद्ध। ठीक है, अब कोण पी कोण ई के बराबर था, लेकिन यहाँ कोण बी कोण पी के बराबर है। अब चूंकि ये तो आ गया, अब ठीक है, चूंकि कोण पी बराबर है कोण ई के और कोण क्यू बराबर है कोण एफ के, ये लिख देना यहाँ पे, सिद्ध किया हमने अभी। ठीक है, सिद्ध किया है। ठीक है, तो आप देखिए बी पी के बराबर है, पी ई के बराबर है, इसका मतलब बी ई के बराबर हो गया, तो कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण ई के हो गया। ठीक है, और कोण सी कोण क्यू के बराबर था, कोण क्यू कोण एफ के, जिसका मतलब कोण सी क्या होगा, कोण एफ के भी बराबर है। हो गया काम आपका, बी ई के बराबर आ गया, सी एफ के बराबर आ गया, और ए डी के बराबर तो दे ही रखा था। अब लिखिए चूंकि कोण ए बराबर है कोण डी के दिया है, ठीक है, और कोण बी बराबर है कोण ई के, सिद्ध किया है, सिद्ध किया है, और साथ ही कोण सी बराबर है कोण एफ के, ये भी सिद्ध किया है। इसलिए आप क्या कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी जो हैं वो समरूप हैं त्रिभुज डी ई एफ के, पूरा त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज, क्योंकि आपको पता है ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर, समरूप आ गए। किससे आइए, ए, ये जो कोण 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 समरूपता से, समरूपता से, यही सिद्ध करना था आपको। ठीक है ना, तो देखिए कितना सिंपल था, सब में एक ही जैसा काम है इनमें जो है। ठीक है ना, तो आपको सर्वांग समता दोनों के बीच एक संबंध स्थापित करना है, और उन संबंध से हमने कोण का समझ लिया। जैसे हमने यहाँ तक हम ले आए थे कोण पी कोण ई के बराबर, कोण क्यू कोण एफ के बराबर, लेकिन हमें इन कोणों का संबंध इससे नहीं दिखा था, नहीं मिला था, तो हमने क्या करा, हमने इसका इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना चाहा, करना पड़ा ना हमें, तभी तो हमारा संबंध आया था, पी का बी का पी से आ गया था और सी का क्यू से आया था, फिर हमने इनका इनके साथ संबंध बता दिया, तो उसी से हमारा क्या हो गया, समरूप सिद्ध हो गया। क्लियर है, अब आइए नेक्स्ट पर में करते हैं प्रमेय नंबर 6.6। तो इसमें क्या कहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब हमें जो दिया है वो दिया है क्या कि जो ये आपके जो त्रिभुज हैं वो क्या है, आपके समरूप हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ले लेते हैं, दो त्रिभुज, तो हमने ये ले लिए दो त्रिभुज आपके, एक ये हो गया और एक ये हो गया आपका, इसको आप कह दीजिए ए बी सी, ए ये बी ये सी, इसको कह देते हैं पी क्यू आर। क्लियर है, ठीक है। अब इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर करना है। ठीक है, समरूप का है, तो समरूप में क्या होता है, ये जो कोण होगा
वो डी पी के बराबर होगा ए कोण, और ये बी क्यू के बराबर होगा, और ये जो सी होगा आपका ये आर के बराबर होगा। तो आप लिख लीजिए, क्योंकि समरूप दिया है तो कोण ए बराबर जो होगा आपका वो किसके बराबर होगा, कोण पी के, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण आपका जो सी होगा वो बराबर होगा कोण आर के। ठीक है, साथ ही अब हम इसमें एक चीज और कर देते हैं कि भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ठीक है, संगत भुजाओं का, कि ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा किसके, ए सी बटा पी आर के, और वो बराबर होगा किसके, बी क्यू बटा क्यू आर के, बी क्यू बटे क्यू आर के। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आगे जो है ये तो आपका हो गया, दिया है, हो गया। अब सीधा आप यहाँ पर जो है सीधा आपको ये करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर क्या होगा, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर। भुजाओं के अनुपात का वर्ग क्या होगा, ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम जो उत्पत्ति करेंगे उसमें पहले से पहले रचना कर देते हैं इसमें, कि क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ए आर। ठीक है, तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार तो बीसी हो गया, ऊंचाई के लिए हमने यहाँ पे से एक लंब डाल देते हैं ऐसे 90 डिग्री का, और इसी प्रकार इसमें भी लंब डाल देते हैं हम जो है यहाँ पे 90 डिग्री का। इसको नाम दे देते हैं ए एम, और मतलब एम आ गया, और यहाँ एन। तो आप कह सकते हैं कि ए से बीसी पर ए एम लंब डाला, और इसी प्रकार किसे पी से क्यू आर पर पी एन लंब डाला। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, अब आपको एरिया निकाल देनी है, ये जो क्षेत्रफल निकालने हैं। ठीक है, तो ए आर त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, ए बी सी के लिए 1/2 गुना आधार क्या है बी सी, और गुना ऊंचाई कितनी है ए एम है। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। इसी तरह से हम ए आर निकाल देंगे, कौन सा, पी क्यू आर का। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर 1/2 गुना आधार कितना है क्यू आर, और आपकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये पी एन हो जाएगी। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इनका जो है अनुपात लेना है। तो इनका अनुपात क्या होगा, ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या होगा, ये 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, लेकिन हम करके दिखा देते हैं। 1/2 गुना बी सी गुना ए एम, ठीक है, बी सी गुना ए एम बटे 1/2 गुना क्यू आर गुना पी एन। अब 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और यहाँ आपका आ गया बी सी गुना ए एम बटे क्यू आर गुना पी एन। क्लियर है। और यहाँ पे ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज पी क्यू आर। आप इसको समीकरण 1 लिख दीजिए। क्लियर हो गई इतनी बार। अब हमने जो है हम इस वाले त्रिभुज में समरूपता सिद्ध करते हैं। देखिए कैसे होगा आपका। आप ये देखिए कि त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है, ये दे रखा है। कोण बी बराबर है कोण क्यू के। क्लियर है इतनी बात। और ये जो कोण है 90 डिग्री है, 90 डिग्री का है आपका जो ये वाला कोण है। कौन सा कोण, कोण ए एम बी बराबर, मतलब ए एम बी ये 90 डिग्री बराबर कोण पी एन क्यू ये वाला क्या है 90 डिग्री का। यहाँ पे 90 डिग्री लिख दीजिए प्रत्येक, और यहाँ पर आप लिख दीजिए दिया है। ठीक है। अच्छा, जब आपको दो कोण भी दे देते हैं तब भी आपकी समरूपता सिद्ध हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी एम जो है वो समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू एन के। और आप लिख सकते हो ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने जो पहले भी पढ़ा था कि हम ए मतलब कौन समरूपता कसौटी से सिद्ध करते थे। अब आप एक बार इसको देखिए अच्छी तरह से यहाँ पर कि देखिए इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। ये आपका ये देखिए ये एक त्रिभुज हमने ये वाला देखिए, दोनों को दोनों देखिए कि किस तरह से हमने जो है तीसरे कोण को भी, मतलब तीसरा कोण भी इसमें बराबर हो जाता है अपने आप। ठीक है, दो कोण बराबर होने से तीसरा कोण कैसे बराबर हो जाता है। देखिए अगर आप ए एम बी वाले में देखते हैं तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। क्लियर है इतनी बात। ये कोण हमारे इसके उनके बराबर था। ठीक है। अब जो दूसरा था वो बी क्यू के बराबर था। इसका मतलब यहाँ से ये जो कोण है, अभी इतना ही बनाया हमने, ये जो कोण है ये तो आपका एम था, यहाँ पे एम बिंदु, ये बी बिंदु,
तो ये कोण बी जो था वो किसके बराबर था, कोण ये क्यू के बराबर था, ठीक है ना, यहाँ एन था। अब आप बताइए जब आप इसको यहाँ से ये बराबर इतने में है, ठीक है ना, तो आप इस एंगल को आप इधर तो नहीं ले जा सकते। अब आप इसको बिल्कुल सीधा ही लेके जाओगे ऐसे, ठीक है, इसको मिला दोगे, तो इसको ऐसे सीधा लेके जाओगे, इसको मिला दोगे, तो ये जो कोण आएगा ये भी तो यही आएगा बराबर ही। क्लियर हो गई ना। तो इसका मतलब अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक अपने आप ही बराबर हो गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हो इसमें कि हमारा जो है ए समरूपता कसौटी से भी कह सकते हो, या फिर आप इसको भी नाम देकर कह सकते हो कि कोण एक और ये कोण दो, कि कोण एक जो है वो बराबर है कोण दो के, कह सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है, गलती नहीं होगा, ठीक है। तो ए समरूपता कसौटी समझ में आ गई कि दो कोण अगर बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। अब हम यहाँ से क्या लेंगे कि ये दोनों बराबर हैं, तो अब इनके क्योंकि समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। अब आप यहाँ से कह सकते हो इसलिए ए बी बटे, अब ए बी के बटे में क्या लेंगे, पी क्यू ले लेंगे, ठीक है ना, ये भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, और ये जो आपका पी ए एम है बटा पी एन हो जाएगा, ए एम बटे पी एन हो जाएगा, बराबर क्या होगा, बी एम बटा क्या होगा, क्यू एन हो जाएगा, बी एम बटे क्यू एन के हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। ये यहाँ से आपको समीकरण इसको कह दीजिए आप 2, ठीक है। अब आप समीकरण 3 को लिखिए। क्या लिखेंगे, क्योंकि जो दिया है वही लिखना है। क्या दिया था, ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए सी बटा पी आर के और बराबर है बी सी बटा क्यू आर के। ये समीकरण हो गई आपकी 3 जो आपको दिया था। अब आपने ये देखा है यहाँ पे कि जो ए बी बटा पी क्यू है वो बराबर है ए एम बटा पी एन के और वो बराबर है बी एम बटा क्यू एन के। इसी तरह से ए बी बटा पी क्यू इसके भी बराबर है, ये जो आपका ए सी बटा पी आर, ठीक है, और बी सी बटा क्यू आर के। तो आप इसको इसके बराबर कर सकते हो, ए बी बटा पी क्यू को जो है बी सी बटा क्यू आर के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्यू इसको इस तरह से क्यू कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये आपका था यहाँ पे बी सी, ये यहाँ पे देखिए इस वाले समीकरण में, क्योंकि हमें तो इस वाले समीकरण से मतलब है, ये जो समीकरण है, क्योंकि हमें तो यही निकालना है, ठीक है ना। ये देखिए बी सी बटा क्यू आर और ए एम बटा पी एन, तो ये ए एम बटा पी एन है, ठीक है, और ये बी सी बटा क्यू आर है, ठीक है। तो इसको इसके बराबर लिख लेते हैं, इसको इसके बराबर लिखने हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर कहाँ से आएगा, यहीं से तो आएगा आपका, ठीक है। तो अब समीकरण 2 व 3 में जो ए बी बटा पी क्यू का मान है वो इसमें लिख दें, मतलब कि आप लिखिए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए एम बटा पी एन के, और आपका ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर के, ठीक है। अब बस ये मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए आप ये मान। समीकरण 1 में ये क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या पी क्यू आर बराबर होगा आपका किसके, बी सी बटा क्यू आर है, क्या होगा बी सी बटा क्यू आर, ए बी बटा पी क्यू के हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू गुना, और ये ए एम बटा पी एन जो है वो भी क्या होगा, ए बी बटा पी क्यू हो जाएगा। में ए बी बटा पी क्यू, सॉरी यहाँ पे बी सी बटा, इनके मान रखने पर आप इसमें लिखिए, इससे पहले आप ये वाली समीकरण लिख दीजिए और इसको ऐसे ये ब्रैकेट में कर लीजिए, तो इससे आप इजी रहेगा कि ए बी बटा पी क्यू आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गई ये वाली बात आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारा ये स्क्वायर तो आ गया, लेकिन अब ये स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ए सी बटा पी आर के भी। बस अब हो गया कि ये जो है समीकरण, इसको बना दीजिए, 3 हो गई थी ये, ठीक है, इसको बना दीजिए समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से, क्योंकि जो 3 थी उसमें ए बी बटा पी क्यू ए सी बटा पी आर के भी बराबर था और बी सी बटा क्यू आर के भी बराबर था। इसका मतलब ए बी बटा पी क्यू को हम किसके बराबर, ए सी बटा पी आर के भी बराबर लिख सकते हैं और बी सी बटा क्यू आर के बराबर लिख सकते हैं, तो उनके वर्ग के भी बराबर होगा। तो आप क्या लिख देंगे, बस अब ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा आपका किसके, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का स्क्वायर और बराबर होगा किसके, आपका बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर। तो आपका ये समरूपता की ये प्रमेय सिद्ध हो गई कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात था, समरूप त्रिभुज क्या था, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर।
वो बराबर किसका है, संगत भुजाओं का अनुपात ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर वर्ग के बराबर ए सी बटा पी आर का स्क्वायर और बराबर बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर होगा इसमें। बस इसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है तो ये वाली कि लोग सोचते हैं कि ये ए कसौटी से ही होता है, कौन 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 मतलब ए वो तीसरा कैसे बराबर होता है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाई दिया है। बस उसके बाद तो ये सिंपल ही था, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा आपको। आप कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट पर में करते हैं अब हम पर में 6.7। इसमें क्या कहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, मतलब आपस में भी समरूप होते हैं। तो इसमें कहा जैसे समकोण त्रिभुज की बात करी कि मान लेते हैं हम, जैसे ये समकोण त्रिभुज है आपका, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, ये 90 डिग्री दिया है मान, ठीक है ना, इसमें भी 90 डिग्री हो जाएगा आपका। तो उस वाले शीर्ष से, ठीक है ना, समकोण वाले शीर्ष से इस वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इस कर्ण पर अगर लंब डाल दिया जाए ऐसे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, मतलब लंब डाल दिया जाए तो लंब के दोनों ओर, मतलब यहाँ पे लंब जो डाला वो हमने बी डी डाल दिया, सी था तो डी पॉइंट ले लिया उसको हमने, ठीक है। तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, मतलब ये ए बी डी जो होगा और एक बी डी सी है, तो एक तो ए बी डी समरूप होना चाहिए, मतलब जो है सिद्ध करना है बी डी सी के, और ए बी डी ए बी सी के भी और बी डी सी जो है ए बी सी के भी, मतलब पूरे के भी समरूप होंगे। तो ये लिख दीजिए, पहले सबसे पहले दिया है, क्या दिया है ये लिख दीजिए कि एक समकोण मतलब त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी में जो कोण बी है वो बराबर है 90 डिग्री के। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और उसके बाद ये तो दिया है और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है ये कि त्रिभुज ए बी डी ये समरूप है, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी के, मतलब पूरे के, संपूर्ण वाले के, बड़े वाले के, ठीक है। इसी तरह से त्रिभुज बी डी सी जो है वो भी आपका समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। और तीसरा हमें सिद्ध करना है इसी में कि त्रिभुज ए बी डी जो है वो समरूप है आपस में भी त्रिभुज बी डी सी के। कि सीधी सी बात है, अगर ये सिद्ध कर देते हैं दो कि मतलब कि ए बी डी ए बी सी के बराबर समरूप है और बी डी सी ए बी सी के समरूप है, तो ये जब दोनों ए बी सी के समरूप है इसका मतलब आपस में भी समरूप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये दो सिद्ध कर देते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक अपने आप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हम। तो इसमें रचना एक बार ये बता देते हैं कि हमने क्या करा था इसमें, कि जो बी है, बी से कर्ण AC पर BD लंब डाला, ठीक है, इतना लिख देते हैं यहाँ पर। और बस अब हमें क्या करना है, हमें समरूप करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABD ले लेते हैं, तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो ABD है और ABC पूरे वाला है। अब इसमें समरूपता सिद्ध करने के लिए कैसे करते हैं, देखिए, कोण A जो है वो आपका क्या है, इस वाले में भी है, ठीक है, और पूरे वाले में भी है, मतलब ABC वाले में भी है। तो आप कह सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण A के, और ब्रैकेट में लिख दीजिए उभयनिष्ठ, कि उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कि अगर हम बड़े वाले की बात करते हैं, ABC वाले की बात करते हैं, तो उसमें ये एक कोण 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इस छोटे वाले की बात करते हैं, ABD की बात करते हैं, तो इसमें भी 90 डिग्री का एक कोण है। तो आप कह सकते हैं कि कोण ADB, ये 90 डिग्री है ना, ADB। और आपको यहाँ पे भी जो त्रिभुज लेने हैं उसमें इसी तरीके से नाम लिखे जाते हैं, जैसे हमने ABD लिखा ना, ये नहीं सही है, ठीक है, सही क्या है, ADB, ठीक है, ADB ये सही है नाम जो है इसका, और इसका ABC, क्योंकि इसमें B समकोण था तो B को बीच में ले रखा है, इसमें भी क्या है ADB, तो D समकोण है, D को बीच में ले रखा है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो अब ये समरूप थे, कोण A बराबर कोण A हो गया, और कोण ADB, ठीक है, ये 90 डिग्री बराबर हो जाएगा कोण ABC, ये भी प्रत्येक 90 डिग्री लिख सकते हो आप, दोनों के दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। और अब इतना हो गया, ठीक है। अब आपने देखा कि दो कोण बराबर होते तब भी हम क्या कहते हैं इसको, हम इसको जो है कह देते हैं कि ए जो है उससे समरूपता से जो है ये आपके जो है समरूप हुए, कि त्रिभुज जो ADB है वो समरूप है त्रिभुज ABC के AA समरूपता कसौटी से। परंतु आपने जो है इसका जो है ये पढ़ा है कि ए कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये सिद्ध होते हैं,
ठीक है। तो हमने आपको इससे पहले वाली प्रमेय में भी बताया है कि अगर आपका जो है दो कोण जो है समरूप हो जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिक अपने आप समरूप हो ही जाता है, मतलब जो है संगत कोण जो है ये आपस में बराबर हो जाते हैं। कैसे? अब ये देखिए, ये ए जो है दोनों में है, इसका भी आप इस तरह से यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे ये 90 डिग्री का था आपका, ये देखिए ये 90 डिग्री का था आपका, और इधर से आपका ये भी 90 डिग्री का है आपका, ठीक है। तो ये जब आप इसको आपस में इस तरह से मिलाओगे जो है, तो ये जो ठीक है, और ये उभयनिष्ठ था, तो ये जो कोण आएगा आपका, ये भी आपका क्या है, बराबर ही आएगा। ये हम एक्चुअली जो है ये दोनों एक ही त्रिभुज में बन गए, तो इसको आपने समझ में नहीं आया, लेकिन पहले वाले में भी आपको बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया था कि ये जो कोण आता है ना, ये भी इसके बराबर आ सकता है। इसको आप कह सकते हैं ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो आप इसको भी 1 बराबर 2 भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे हमने पहले भी बताया आपको, ठीक है। तो मतलब 2 अगर कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक आपका बराबर हो ही जाता है, बनाकर देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका एडीबी व एबीसी में जो है आपका समरूप हो गए। अब आपको समरूप करना है सिर्फ किसमें, बीडीसी में और एबीसी में। तो अब बात करते हैं त्रिभुज बीडी, यहाँ पे भी डी 90 है तो इसको पहले लेंगे, बीडीसी व त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, नाम का तो बता दिया कि डी समकोण है तो इसको बीच में ले लेते हैं, इस तरह से मतलब कंटिन्यू वे में लिखते हैं इसको, ठीक है। और साथ ही हम क्या करते हैं इसमें कि जो जैसे अब हम करना है, इसका कोण पहले नहीं लिखना, जैसे एडीबी पहले त्रिभुज लिखा हो तो इसका यहाँ पर नहीं लिख सकते, मतलब एबीसी वाले का पहले नहीं लिख सकते, इसका इसके नीचे रखेंगे, इसका इसके नीचे लिखेंगे, ये भी इसमें देखा जाता है थोड़ा, ठीक है। तो अब बीडीसी में जो है हम बात करते हैं, तो पहले तो उभयनिष्ठ तो सी होगा, तो कोण सी जो है बराबर कोण सी के हो गया, ठीक है, ये आप लिख सकते हो उभयनिष्ठ है। और इसको समीकरण 1 भी दे दीजिए, जो हम यहाँ समरूपता सिद्ध हो गई इसकी, ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। दूसरा इसमें क्या होगा, ये 90 डिग्री वाला लेते हैं कि बीडीसी जो है कोण बीडीसी बराबर होगा कोण किसके, एबीसी के प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। बस इसलिए आप कह सकते हो आप क्या कि जो त्रिभुज बीडीसी होगा वो समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के ए समरूपता कसौटी से। हो गए दोनों के दोनों समरूप जो है। और फिर आप कह सकते हो कि जब ये भी एबीसी के समरूप है, ये भी एबीसी के समरूप है, तो ये आपस में भी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से जो है त्रिभुज एडीबी जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज बीडीसी के, ठीक है, क्लियर है। तो एक आंसर आपका ये आ गया, यहाँ पे सिद्ध हो गया, एक ये सिद्ध हो गया आपका, और एक आपका यहाँ पे ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आपका पूरी प्रमेय सिद्ध हो गई कि 3 ही चीज सिद्ध करनी थी इसमें, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कौन का आपको बता दी, यही प्रॉब्लम थी इसमें रहती है कि 2 कोण समरूप होते हैं तो तीसरे की बात कर, मतलब 2 कोण समान होते हैं तो तीसरा समान कैसे हो गया, समरूपता कैसे सिद्ध कर दी इसकी। तो ये समरूपता इस तरह से सिद्ध हो जाती है कि 2 कोण समान होने पर तीसरा कोण अपने आप ही समान आ जाता है। वो आपको पहले भी बता दिया, इसमें भी बताया आपको जो है। इसमें अगर नहीं समझ में आया तो अलग अलग त्रिभुज में तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, 6.6 प्रमेय में समझाया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रमेय करते हैं अब हम। प्रमेय 6.8, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम, जैसे ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ये ए, ये बी, ये सी, इस कोण को हम 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो कर्ण आ जाएगा आपका, ठीक है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, ठीक है। तो दिया है सिर्फ त्रिभुज एबीसी और उसमें कोण बी बराबर क्या होगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एसी का स्क्वायर जो है, ठीक है, बराबर होगा आपका किसके, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का वर्ग जो है, ठीक है, शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए करते हैं। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रचना कर लेते हैं हम इसमें कि हम यहाँ पर जो है यहाँ से बी से एक जो है लंब डाल लेते हैं, ठीक है, ये लंब डाल लेते हैं, ठीक है, ये डी हो जाएगा, सीधा है थोड़ा, ठीक है, ये जो है। तो यहाँ पे से हम लंब डाल दिया, तो आप लिख सकते हैं कि बिंदु बी से कर्ण एसी पर बीडी लंब डाला, बीडी लंब डाला, ठीक है। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आप देखते हैं ये लंब डालने से आपका जो है एक त्रिभुज ये बन जाता है, ये ए डी बी,
ये बिल्कुल सेम जैसे 6.8 है, 6.7 से ही इसी का होगा। देखिए अभी हमने जो 6.7 है उसमें प्रूफ किया है, सिद्ध किया है कि ये त्रिभुज जो है समरूप हैं, कि ADB जो है समरूप है ABC के, इसी तरह से BDC जो है समरूप है ABC के। तो हमें वहीं से लेकर चलना है। हम एक बार और बता देते हैं। अब ये ले लीजिए, फिर से एक बार समरूप बता दें कि त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में क्या कहते हैं, यहाँ पे कोण A बराबर कोण AK है जैसा पहले कहा, और बस कोण ADB बराबर कोण ABC 90 डिग्री हो गया। और इसलिए जो है आपका जो त्रिभुज है ADB जो है समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के। आपको इसमें वैसे करके नहीं दिखाना था, आपको लिखना था कि जो है पर में 6.7 से लिख सकते हो आप जो है, ठीक है, कि ये जो है आपका क्योंकि पर में है वो बनी हुई है तो इसलिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, कि ये ADB जो है वो आपका समरूप है ABC के। अब हमें यहाँ से आगे करना है, इसमें क्या करना है, जब आपका जो है समरूप हो जाता है ये त्रिभुज बड़े ये ADB समरूप हो गया ABC के, तो भुजाओं का अनुपात जो है संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर जो है समस्या ये हो जाती है कि जब आपके दो त्रिभुज होते हैं अलग अलग तो आप आसानी से जो है संगत भुजा को देख लेते हो, ठीक है, लेकिन अब ये दोनों के दोनों त्रिभुज एक में ही है तो अब संगत भुजा कैसे देखोगे। इसके दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि हमें लिखने का तरीका आपको बताया था कि D 90 डिग्री था तो D को बीच में लिखना है, यहाँ पे B को बीच में लिखना है, ठीक है। एक बात तो ये थी, इसको ध्यान रखना है हमेशा, तभी ये सिद्ध हो, मतलब तभी आपका आसानी से आप निकाल सकते हो। आपको करना क्या, ये जो पहले वाला AD है तो AD बटे क्या हो जाएगा, AB के हो जाएगा, AD बटे AB, ठीक है, बराबर फिर क्या है DB है तो DB बटे किसके हो जाएगा, BC के हो जाएगा, और फिर बचा क्या, ये AB बटे क्या हो जाएगा, AC के हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। ये शुरू के ADB में शुरू के जो दो है, AD जो होगा वो इसके AB के शुरू के दो के बराबर, मतलब अनुपात में, तो AD बटा AB हो गया। फिर ये बाद में DB जो है वो BC के हो गया, और फिर बचा क्या, AB इधर ये दोनों आपस में कोने कोने वाले, ठीक है, AB जो होगा वो AC के अनुपात के बराबर हो गया, ठीक है। ये तो एक बात हो गई, आपको यहाँ से ऐसे ही बता दी मैंने, ठीक है। अब होता किस तरीके से, इसमें देखिए आप त्रिभुज में आपका ये जो ADB है इसमें AD कहाँ है, ये है, ठीक है। अब AD पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अच्छा ये इस वाले त्रिभुज की बात थी, तो AD पे बन रहा था 90 डिग्री का कोण जो है, ठीक है। अब ABC वाले में 90 डिग्री का कोण किस पे बन रहा है, AB पे बन रहा है, तो AD बटा क्या आ गया, AB आ गया। एक बात क्लियर हो गई। अच्छा अब इस D के सामने वाली भुजा, मतलब समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पे कर्ण क्या है, AB है, और यहाँ पे कर्ण क्या है, AC है। इसका मतलब कर्ण का, क्योंकि ये संगत भुजा यही तो होगी कर्ण की कर्ण के साथ, ठीक है। तो इसका कर्ण क्या है, AC, और उसका कर्ण क्या है, AB। अब ये देखिए AC और AB का बन रहा है AB बटा AC का रखा है, और बचा क्या है अब आपका आधार। इसका आधार क्या है, ADB का आधार क्या है, DB है, और ABC का आधार क्या है, BC है। आपको यहाँ से भी पता लग गया, और ये आपका शॉर्टकट तरीका था कि आपको ना दिमाग लगाना है इसमें, डायरेक्ट आपको यही करना है। बस आपको ये इसका संबंध सही रखना, त्रिभुज लिखने का तरीका। अगर आप त्रिभुज ऐसे लिख दोगे, इस वाले केस में ABD लिख दिया आपने, तो आपका जो है ये सही नहीं बनेगा। ABD में फिर आप जो है इसका अनुपात लोगे वो गलत आ जाएगा। बस हमेशा याद रखना, अगर 90 डिग्री यहाँ पे तो ये बीच में इसको मतलब सही तरीके से लिखना है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है B वाला, ठीक है। तो तब आपका जो है आसानी से हो जाएगा। बस इसमें जो है ये अनुपात लिखने में दिक्कत आती है और कहीं दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, अब हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। स्क्वायर इसमें कहाँ से बन सकता है, सीधी सी बात है, इन दो को लेंगे तभी स्क्वायर बनेगा। तो हम इसको बराबर लिख देते हैं, AD बटा AB बराबर होगा किसके, AB बटा AC के, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो AD गुना AC बराबर AB का स्क्वायर। समीकरण 1 कह दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, त्रिभुज BDC। अब क्या देखिए, BDC मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ, BDC वह त्रिभुज जो है क्या होगा, ABC में, ठीक है। अब इसको समरूप आप कह सकते हो, यही लिख दीजिए पूरा। चलो कौन सी बराबर कौन सी के हो जाएगा, ठीक है, और कौन BDC बराबर हो जाएगा कौन ABC के, ये 90 डिग्री। इससे ये क्या लिख देंगे डायरेक्ट, त्रिभुज BDC जो है समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ABC के। यहाँ तक हमने पिछली पर में भी करा था, इसलिए मैं फिर भी करा दिया आपको, ठीक है, समरूप हो गए। अब आपको क्या करना है, अब अनुपात की बात करते हैं। भुजाओं का अनुपात बराबर होगा क्योंकि समरूप हो गए, ठीक है ना, समरूप हो गए। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, यहाँ से देखिए आप, BD बटे AB हो जाएगा बराबर DC बटे BC हो जाएगा, और आप क्या रहेगा, BC बटे क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब आप इसमें एक बार चेक कर सकते हो कि 90 डिग्री इसमें जो है आप 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये BD है और इसमें AB है, तो BD और AB का बन गया।
90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण BC है और इसमें कर्ण क्या है AC है, तो BC और AC का बन गया। और बचा आपका आधार की बात करें, इसमें DC आधार है और इसमें BC आधार है, तो DC BC का बन गया आपका अनुपात। क्लियर होगी इतनी बात। चलो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको समीकरण। अब यहाँ पर क्या है, जो स्क्वायर बनाएगा वो कौन सा बनाएगा, वो ये दो इन दोनों का जोड़ा बनाएगा कि BC का स्क्वायर बन जाएगा। तो आपने को ये इन्हीं को लिखना है DC बटा BC बराबर BC बटा AC के, बस गुना कर दीजिए। तो DC गुना क्या होगा AC हो जाएगा, बराबर क्या होगा BC गुना BC, BC का स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगी। और बस अब आपको कुछ खास नहीं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या होगा आपका, देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आ जाएगा प्लस BC का स्क्वायर, ये बराबर किसके आएगा AD गुना AC। भाई पहले वाले की देखिए आप, AD गुना क्या है AC है, प्लस दूसरे वाले में DC गुना AC है, मतलब DC गुना AC। AC कॉमन आ गया, ले लीजिए, बचा क्या AD प्लस DC। अब आप देखिए AD प्लस DC क्या बना AC बन गया टोटल करके, तो ये AC गुना AC हो गया, इसका AC का स्क्वायर लिख सकते हो आपका। अब क्या होगा, बस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर किसके आया आपका AC के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यही लाना था कि परिमित 6.8 में समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, क्या मतलब AC का वर्ग जो है वो बराबर होगा दो भुजाओं के वर्ग के बराबर, AB का स्क्वायर के वर्ग के बराबर प्लस जो योग के बराबर, मतलब BC के स्क्वायर के BC का स्क्वायर, दोनों के भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर है, वर्ग के योग के बराबर है, ठीक है। हो गया क्लियर इस तरह से, तो ये आपकी परिमित सिद्ध हो गई, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट पर में करते हैं। बस इसमें एक यही समस्या आती है कि संगत भुजाओं का अनुपात सही तरह से नहीं ले पाते, कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि ये एक ही त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज हो जाते हैं, अलग अलग में तो हम आसानी से ले लेते थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर में करते हैं अब हम। परिमित 6.9, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण जो है समकोण होता है, ठीक है। कोई त्रिभुज है, जैसे आपका ये हमने त्रिभुज ले लिया ये, ठीक है, ABC, और उसने कहा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, मतलब AC का वर्ग अगर हम बात करते हैं, और दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, मतलब AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग के योग के बराबर है, ये उसने दिया है, ठीक है ना। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण जो है, पहली भुजा ये, इसका सम्मुख कोण ये आपको समकोण होता है 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो दिया है, इसमें क्या है, दिया है क्या, AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस BC का स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और ये आपको दिया है, ठीक है। और सिद्ध करना है आपको, यहाँ पे सिद्ध करना है ये कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते क्या है, एक और त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं, रचना। एक त्रिभुज क्या लेते हैं, PQR ले लेते हैं, जिसमें त्रिभुज PQR बनाते हैं, रचना करते हैं, जिसमें आपका जो PQ होगा वो बराबर होगा AB के, ठीक है, PQ AB के बराबर होगा, और जो R होगा आपका, ये आप देखिए, ये QR जो होगा, ये हमने ऐसे बनाया कि ये तो AB के PQ और ये R, तो ये जो PQ AB के बराबर और QR जो होगा वो बराबर होगा BC के, ठीक है। और साथ ही क्या होगा, ये 90 डिग्री ले लिया हमने, कोण Q बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इतना हमने जो है रचना की है, एक और त्रिभुज बना लिया है, बस ये काम हमने किया है। अब आप लीजिए क्योंकि समकोण त्रिभुज हो गया आपका, क्योंकि 90 डिग्री है, तो अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज PQR में क्या होगा, 90 PR का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो PQ है वो तो हमने AB के बराबर ली है, तो चूंकि लिख दीजिए पहले, चूंकि PQ बराबर AB, ठीक है, रचना से, और जो है QR बराबर जो है वो BC, ये भी आप लिख दीजिए रचना से। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, PQ क्या है AB के बराबर है, तो AB का स्क्वायर प्लस QR क्या है BC के बराबर है, BC का स्क्वायर,
और ये पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, इसको आप समीकरण 1 कह दीजिए। अब चूंकि क्योंकि दिया क्या था आपने, दिया ये था क्योंकि हमने ये वाला त्रिभुज दिया था जिसमें ए सी का स्क्वायर है वो बराबर है किसके, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब 1 और 2 से आप देख रहे होंगे कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर पी आर के स्क्वायर के बराबर और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के बराबर। तो 1 और 2 से आप इन दोनों को बराबर कह सकते हो। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा, पी आर का स्क्वायर जो होगा बराबर आएगा ए सी का स्क्वायर और पी आर बराबर क्या आ जाएगा, इससे ए सी आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी ये जो पी आर भी क्या है, ए सी के बराबर आ गई है। ठीक है, अब हम इन दोनों त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या देखते हैं हम यहाँ कि पी आर जो है वो बराबर है ए सी के। ये कहाँ से आई, ये सिद्ध किया है हमने अभी। ठीक है, सिद्ध किया है। और साथ ही पी क्यू बराबर ए बी की है जो कि हमने रचना से लिया है, रचना से। और क्या लिया है, क्यू आर बराबर किसके है, क्यू आर बराबर है बी सी के, ये भी रचना से। ये क्यू आर बराबर, क्योंकि हमने दो चीज रचना में ली थी, रचना में हमने पी क्यू को ए बी के बराबर लिया था, क्यू आर को बी सी के बराबर लिया था, बस। तो यहां से हमने लिख दिया। अब आपने देखा जब जिस दो त्रिभुजों में अगर आपकी ये दो भुजा बराबर आ गई आपस में, ठीक है, और ये तीनों के तीनों भुजा बराबर आ गई, ये भुजा संगत भुजा जो है, ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई, ये इस भुजा के बराबर आ गई और ये इस भुजा के बराबर आ गई, तो आप क्या कह सकते हैं, ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज एबीसी जो हो गया सर्वांग सम हो गया त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। कौन सी इसमें वो लगी आपकी सर्वांग समता की जो कसौटी लगी है वो इसमें लगी है आपकी एस एस एस, क्योंकि ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो एस 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 सर्वांग समता कसौटी से। ठीक है, तो अब आपके यहाँ पे सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज। और सर्वांग सम में आप जानते हो कि अब क्या होगा, अब सब कुछ बराबर होगा संगत में, मतलब जो है संगत जो है कि ये ए होगा वो पी के बराबर होगा, सी जो होगा वो आर के बराबर होगा और ये बी होगा क्यू के बराबर। इसलिए आप कह सकते हो कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण पी के, कोण सी बराबर होगा कोण आर के और आखिरी में आ जाएगा ये कोण बी बराबर कोण क्यू के। ठीक है, और हमें बी को 90 करना था, चूंकि कोण क्यू जो है बराबर है कितने के, 90 डिग्री के बराबर है आपका, कोण क्यू 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, कोण बी आपका आ गया 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। तो आपको इसमें इसी तरह से करना है कि एक त्रिभुज बना लेना है पी क्यू आर, जिसमें आपको एक रचना ऐसी करनी है कि पी क्यू ए बी के बराबर और क्यू आर जो है इसके बराबर हो, और बस उसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय में पता ही है कि पी आर का स्क्वायर इसके बराबर होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू आर का स्क्वायर, और बस यहाँ से आपकी जो है वहाँ से ए सी का स्क्वायर बराबर, यहाँ से पी आर ए सी के बराबर आ गई, और बस जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम होते ही आप क्या कहोगे कि बी क्यू के बराबर आ गया, तो 90 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया। इस तरह से आपकी जो प्रमेय 6.9 जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस प्रकार आपकी जो ये सारी प्रमेय जो होती हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको जो है अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और इसमें कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।